हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सलमा की सास देविका और देवरानी प्रतिभा आपस में बैठकर गपशप कर रही थी। तभी देविका सलमा को आवाज लगाते हुए बोलती है, बहू, ओ बहू, कहाँ चली गई? हाँ अम्मा जी, क्या हुआ बताइए। तुझे कितनी बार बोला है कि मुझे अम्मा मत बोला कर, मॉम बोला कर, छोटी बहू की तरह। जरा मेरे और प्रतिभा के लिए मैंगो शेक बना दे, मन कर रहा है पीने का। अजी अम्मा, ये मैंगो शेक का होते जी? ओ माय गॉड, इन्हें तो मैंगो शेक के बारे में भी नहीं पता। ये कहीं शेक को सेक समझकर ब्रेड न सेक दे। बुद्धू, मैंगो शेक का मतलब आम का जूस होता है, वो बनाने के लिए बोला था। वाह मॉम, आपने तो इन्हें बहुत ही ज्यादा शुद्ध हिंदी में समझा दिया। अब देखना, ये ना आम निचोड़ कर ही ले आएंगी। आप इन्हें वो गवार फली की सब्जी बनाने के लिए क्यों नहीं कह देती? मेरा मतलब है, जैसे इनका कैरेक्टर गवार है ना, वैसे ही वो सब्जी भी गवार है। ऐसे क्यों बोल रही है उसे? हमें ना कबो कबो देवरानी जी की बात ही नहीं समझ आती, कुछ कुछ बोल जाती है अपने आप ही में। तनिक हमें भी समझाओ। तुझे समझाते समझाते ना हम ही भूल जाएंगे। तू बस मेरे लिए एक कप चाय बना कर ले आ। अभी लावत है अम्मा जी। हाँ हाँ, जा अम्मा जी। सलमा रसोई में जाकर सभी के लिए काली चाय बनाकर ले आती है, जिसे पीते ही देविका और प्रतिभा उगल देती है और उस पर दोनों गुस्सा होकर चीखने लगती है। भाभी, आपको तमीज नहीं है क्या? अरे आपने ये काढ़ा क्यों बना दिया? मैंने आपको चाय बनाने के लिए बोला था, सारे मूड की ऐसी तैसी कर दी। प्रतिभा, तूने सही कहा था, ये टोटल गवार है। इस काली चाय को पीकर तो मेरा मुंह ही कड़वा हो गया, जीभ मानो ऐंठ सी गई है। जी आप दोनों गुस्सा ना करो, हम दोबारा बनाकर लावत है। माफी चाहते हैं आप लोगन से। आप तो रहने ही दीजिए, ब्लडी फूल, स्टूपिड। इससे बढ़िया तो मैं खुद ही मैंगो शेक बनाकर पी लेती। अम्मा जी, मैंगो मतलब आम होता है, शायद दूसरी में पढ़े थे हम, लेकिन आप उसे सेक के कैसे पियोगी, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हे भगवान, मुझे इससे कोई बचाओ, ये मेरा दिमाग पागल कर देगी। प्रतिभा और देविका गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं। शाम को सलमा सभी के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोसती है। वो सभी के थाल में खाना परोसकर खुद कढ़ाई में नीचे बैठकर खाने लगती है। उसकी इस हरकत से उसका पति आतिश और देवर अंकित उसका मजाक बनाते हुए बोलते हैं, अरे ये क्या घटिया मजाक है। कुछ नहीं जी, आज हमें बड़ी तेज भूख लगी थी, इसलिए बर्दाश्त नहीं कर पाए कि आप लोगों के खा लेने के बाद खाएं, इसलिए हम आप लोगों के साथ ही खाने बैठ गए। भाभी, ये सब आपको सिखाता कौन है? हमारी अम्मा ऐसा ही करती थी गाँव में। कैसे समझाऊं? ये कोई तुम्हारा गांव नहीं है जहां तुम जैसे चाहे वैसे रहो। ऐसे तो हमारे घर के नौकर भी ना खाए, लेकिन तुम तो उनसे भी ज्यादा गवार हो। आप हमें ऐसे काहे डांट रहे हैं? अगर यही बात हमसे प्यार से बोल देते तो हम मान जाते, लेकिन हाउ स्वीट भाभी, आप बहुत भोले हो। भैया आपको डांट नहीं रहे हैं, बस समझा रहे हैं। आप बस थोड़ा अपनी इज्जत का तो नहीं, लेकिन हमारी इज्जत का ख्याल रख लिया करो। ठीक है देवर जी। सलमा उसकी बात सुनकर कढ़ाई को रसोई में रखने चली जाती है, लेकिन वो रसोई में जाकर रोने लगती है और रसोई से अंकित और आतिश की बातें भी सुन रही होती है। अंकित इस बात से बेखबर आतिश से बोलता है, अगर सामूहिक विवाह में आपकी दुल्हन ना बदली होती तो आपको भी समीरा जैसी बीवी नसीब होती। पता नहीं किस गवार से पाला पड़ गया आपका। किस्मत भी मुझ पर हंसती है। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था। अरे इन्हें दोबारा इनके मायके क्यों नहीं छोड़ाते? क्योंकि यहाँ तो इनका रहना मुश्किल है, ये हमारा जीना दुश्वार कर देंगी। मेरे भाई, पिछले 3 सालों से इन सभी ड्रामों से बचने के लिए ही मैंने इसे इसकी माँ के पास छोड़ा था, लेकिन अब तो वो लोग मुझ पर ही उंगली उठा रहे थे, इसीलिए लाना पड़ा। ये सारी बातें सुनकर सलमा रोते हुए अपने कमरे में जाकर जमीन पर सो जाती है। आतिश खाना खाकर अपने कमरे में आकर बेड पर सोता है। सुबह उठते ही सलमा घर में तरह तरह के पकवान बनाती है और उन्हें टेबल पर लगाकर आतिश के कमरे में जाकर उसे उठाते हुए बोलती है, अजी उठ जाइए, ऑफिस के लिए देरी हो रही है, उठिए जल्दी से। सलमा की आवाज पर वो नहीं उठता। तभी वो उसके सर पर हाथ रखते हुए उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन आतिश का सर बुखार से तप रहा था और वो चिल्लाते हुए बोलती है, अम्मा जी जल्दी आइए। लेकिन सभी सो रहे थे, इसीलिए उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। वो खुद ही बर्तन में ठंडा पानी
और एक कपड़े को लेकर आती है और फटाफट से ठंडे पानी की पट्टी अपने पति के सर पर रखती है और डॉक्टर को कॉल करती है। थोड़ी ही देर में डॉक्टर घर आते हैं। डॉक्टर उसे चेक करके दवाई देकर चले जाते हैं। सलमा उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे खिलाकर दवा देती है। दवा खाने के बाद उसे थोड़ा आराम हो जाता है और वो उसे बोलता है, थैंक्स सलमा, आज तो मेरी जान ही निकल जाती। घर में बाकी सब मेरे लिए नहीं आए, लेकिन तुमने तो मुझे ठीक करने की पूरी कोशिश की। बहुत शुक्रिया मेरा ख्याल रखने के लिए। अरे आप भी, ये तो हमें करना ही था। आप हमारे पति हैं, चाहे आप हमें अपनी पत्नी माने ना माने, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ आपकी सेवा और सम्मान के लिए ही बनी है। तुम भले ही पढ़ी लिखी नहीं हो, लेकिन दिल की बहुत साफ हो। मैंने तुम्हारी वैल्यू कभी नहीं समझी। तुम्हें नौकरों की तरह रखा घर में, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, आपकी कोई गलती नहीं है। हम कभी आप लोगों की बराबरी नहीं कर सकते, नौकर ही सही। अगर मैं तुम्हें पढ़ाऊँ तो तुम पढ़ना पसंद करोगी? हाँ हाँ, बचपन में तो बाबा के बाद घर चलाने के लिए मजदूरी करके ही गुजर बसर करना पड़ा, लेकिन अब अगर मौका मिले तो छोड़ेंगे नहीं। देखना मैं तुम्हें कैसे इंग्लिश बोलना सिखाता हूँ। पटर पटर बोलोगी। अपनी उस देवरानी से अंग्रेजी में लड़ाई करना। अरे आप बिना काहे कलेश कराना चाह रहे हैं, वो ऊपर से ही सख्त हैं। ऐसे ही दोनों हाथों में हाथ डालकर एक साथ सबके सामने लिविंग रूम में आते हैं। देविका और प्रतिभा न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और अंकित अपने लैपटॉप पर नजरें गड़ाए हुए बैठा था। आतिश को उसके साथ देखकर प्रतिभा बोलती है, अरे जेठ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप हमारी गवार जेठानी के साथ जश्न नहीं रहे। कहाँ आप, कहाँ ये? भैया कल तो बड़ा आप कुछ और ही कह रहे थे और आज ये सीन देखने को मिल गया। चमत्कार पे चमत्कार हो रहे हैं इस घर में सलमा के आने से। बोल लिया आप सभी ने जो बोलना था। सलमा इस घर की बड़ी बहू है, इसीलिए उसके साथ किसी ने ऊंचा नीचा बर्ताव किया या किसी को भी किसी भी तरह कोई दिक्कत है तो वो मुझसे बात करे। What? क्या कहा आपने? इन मैडम को घर की बड़ी बहू के रूप में स्वीकार किया जाए? मतलब कि ये हमारी जेठानी जिसे ठीक से मैंगो शेक के स्पेलिंग तक नहीं आती। What rubbish! तुम्हें ही सबसे ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है प्रतिभा, क्योंकि अगर सलमा तुम्हारी जेठानी की तरह तुम्हें ट्रीट करेगी तो तुम्हारी वैल्यू इस घर में सिर्फ 2 कौड़ी की रह जाएगी। सही कहा ना मैंने? अजी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमें नहीं बनना इस घर में कुछ भी, हम ऐसे ही ठीक हैं। अगर इन्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो हम अलग फ्लैट में रहेंगे। That's it. आतिश सलमा को लेकर नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाता है और उसे पढ़ना लिखना भी सिखाता है। सलमा धीरे धीरे सब कुछ सीख जाती है। आतिश उसे लाइफ पार्टनर के साथ साथ अपना बिजनेस पार्टनर बनाने में भी कामयाब होता है। मीरा भूख से तड़पती हुई इधर उधर भटक रही थी। वो लोगों से भीख मांग रही थी खाने के लिए, लेकिन कोई भी उसको कुछ नहीं देता। वो बेचारी सड़क किनारे भूख के कारण बेहोश होने ही वाली थी। तभी एक सुंदर सी औरत उसके पास आकर बोलती है, क्या हुआ तुमको? ऐसे परेशान क्यों हो? मैंने 3-4 दिन से कुछ नहीं खाया, भूख के मारे जान निकल जाएगी। एक भिखारी की तरह सड़क पर आ गई। तो तुम्हारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है कि तुम कुछ खरीद सको या खा सको? नहीं मैडम, अगर पैसे होते तो ऐसे ही भिखारी बनकर जिंदगी ना गुजारती, काम करके मेहनत से कमाती। ठीक है, फिर मैं आज तुम्हें एक मौका देती हूँ अपनी जिंदगी को सुधारने का। वो औरत एक जादुई परी में बदल जाती है और अपने आसपास के समय को कुछ पलों के लिए स्थिर करके वो एक बड़ा सा पतीला और एक बोरी चावल प्रकट करते हुए मीरा से बोलती है, मैं एक जादुई परी हूँ। आज मैं तुमको तुम्हारी जिंदगी सुधारने का एक मौका देना चाहती हूँ। तुमने अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे हैं, इसलिए आज तुम्हारे कष्टों का निवारण करती हूँ। ये लो, इस बोरी में जादुई पुलाव है। तुम इसको इस पतीले में बनाना, सिर्फ पानी और एक मुट्ठी पुलाव डालकर। और याद रखना, अपनी भूख के साथ साथ तुमको दूसरों की भूख का भी ख्याल रखना है। इतना बोलकर वो परी गायब हो जाती है। मीरा के लिए ये सब एक सपने जैसा था। वो जल्दी से उस चावल की बोरी और बड़े से पतीले को अपनी कुटिया में लेकर जाती है और वहाँ चूल्हे पर पतीला रखकर
उसमें एक मुट्ठी पुलाव और पानी डाल देती है। उसके बाद वो आंखें बंद करके बोलती है, क्या सच में इतने बड़े पतीले में बस एक मुट्ठी पुलाव काफी होंगे? लेकिन उस परी ने तो यही कहा था, सिर्फ पानी से बने पुलाव क्या स्वादिष्ट होंगे। मन में ये बातें सोचते हुए जब मीरा आंखें खोलती है तो वो देखती है कि उस बड़े से पतीले में पुलाव ऊपर तक भर गए हैं और वो भी देखने में इतने अच्छे हैं। और साथ ही इतना सारा खाना देखकर मीरा बोलती है, ये तो बहुत सारे पुलाव हैं। अगर मैं अपने साथ सबको खिलाऊंगी, लेकिन अभी मुझे भूख लगी है, पहले मैं खाकर देखती हूँ। मीरा एक टूटी हुई सी प्लेट में अपने लिए थोड़े पुलाव निकालकर खाने ही वाली होती है कि उसको अपनी कुटिया के बाहर एक आवाज आती है जो बोलती है, हे भगवान रहम कर, 2 दिन से खाना नहीं खाया, कुछ खाने को दे दे भगवान। ये आवाज सुनकर मीरा अपनी कुटिया से बाहर आकर देखती है तो एक बूढ़ी सी औरत बड़े ही बुरे हाल में खाना मांग रही होती है। मीरा उसको अपनी प्लेट देते हुए बोलती है, ये लो काकी, तुम ये पुलाव खाओ, मैंने अभी बनाए हैं, इससे तुम्हारा पेट भर जाएगा। बेटी, तुम ये मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुमने खाना खाया अभी? मैंने देखा था तुम सड़क के किनारे भूखी बैठी थी। नहीं काकी, लेकिन मैं खा लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो, पहले आप खाओ। मीरा की इस बात से उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो बुढ़िया उसी जादुई परी में बदल जाती है जो मीरा की दयालुता देखकर बोलती है, मुझे लगा कि कहीं तुम जादुई पुलाव पाने पर अपनी इंसानियत भूल तो नहीं जाओगी, लेकिन नहीं, तुमने खुद से पहले दूसरों का सोचा, उनकी भूख मिटाने का सोचा। मैंने ये पुलाव एकदम सही हाथों में दिया है, अब जाओ अपने साथ साथ सबकी भूख मिटाओ। इतना बोलकर परी एक बार फिर से गायब हो जाती है और मीरा जैसे ही अपनी कुटिया में वापस आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारी प्लास्टिक की प्लेट्स आ गई हैं। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये भी परी ने ही किया है ताकि वो सबको खाना खिला सके। उसके बाद मीरा सभी प्लेटों में पुलाव डालकर सड़क किनारे बैठे सभी भिखारियों को देती है, लेकिन उस पतीले में से पुलाव कम ही नहीं होते। अंत में जब सब खा लेते हैं तो मीरा अपनी कुटिया में जाकर पुलाव खाती है और जैसे ही उसका प्लेट भरता है तो वो देखती है कि अब पुलाव का पतीला खाली हो गया है। ये देखकर मीरा बोलती है, अच्छा, तो अंत में मेरे खाने से ये पुलाव का पतीला खाली हो जाएगा। उस परी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज उसके कारण मैंने कितने भूखों का पेट भरा। अगले दिन से मीरा सुबह उठकर उस बड़े से पतीले में मुट्ठी भर पुलाव डालती है और वो पतीला अपने आप भर जाता है, जिसके बाद वो सुबह से ही अपने आसपास जरूरतमंदों को फ्री में खाना खिलाती थी। अब वो रोज ऐसा ही करने लगी थी, रोज सबको अलग अलग तरह के स्वादिष्ट पुलाव खिलाती थी। ये सब देखकर एक सड़क किनारे बैठने वाली भिखारन सपना अपने पति भिखारी कुंदन से बोलती है, ये कल तक तो भूखों की तरह खुद लोगों के सामने हाथ फैलाती थी और आजकल सबको पेट भर पुलाव खिला रही है। आखिर राज क्या है? चल पता लगाते हैं, लेकिन उससे पहले उससे फ्री के पुलाव लेकर आते हैं, बहुत भूख लग रही है। हाँ हलकट, तू तो हमेशा ही भूखा रहता है, चल। सपना और कुंदन मीरा से एक एक पुलाव की प्लेट लेकर पूछते हैं, और मीरा, तेरी किस्मत कैसे चमक गई? आजकल तू मांगने वालों की जगह देने वालों में कैसे आ गई? बस सब भगवान की ही कृपा है, भगवान हमेशा अब देने वालों में ही बनाए रखे। मीरा के पुलाव बहुत स्वादिष्ट होते हैं, इसीलिए उसने एक ठेला खोल लिया और जो लोग पैसे नहीं दे सकते थे उनको वो फ्री में खिलाया करती और बाकी लोगों को बेहद ही सस्ते दामों में पुलाव खिलाती, जिसके बाद वो पुलाव का पतीला अपने आप खाली हो जाता है। ये सब खिड़की से सपना और कुंदन देख लेते हैं, जिसके बाद वो बोलते हैं, देख कुंदन, उस पतीले में जादू है, पुलाव अपने आप गायब हो गए। चल आज रात हम उसको चोरी कर लेते हैं और फिर पुलाव के काम का बिजनेस करेंगे और इस बेवकूफ मीरा की तरह फ्री में नहीं देंगे किसी भी भिखारी को। ये की ना पते की बात तूने मेरे हीरो।
चल अब यहीं से देखते हैं कि ये कब सोती है। मीरा उस पतीले को रोज धोने के बाद सो जाती थी। उस दिन भी उसने वैसा ही किया। खाने के बाद वो अच्छे से उसे धोकर रख देती है और उसके सोने के कुछ देर बाद सपना और कुंदन दबे पांव उसके घर में घुस जाते हैं और उस पतीले को चुरा ले जाते हैं। जिसके बाद अगले दिन जब मीरा उठती है तो घर में पतीला ना देखकर वो बोलती है, हे भगवान, वो पतीला कहाँ गया? अब क्या होगा? परी गुस्सा ना हो जाए। मैं उसके दिए जादुई पतीले को संभाल नहीं पाई। अब मैं कैसे दूसरों की मदद करूंगी? इस बात से मीरा परेशान हो जाती है। तभी वहाँ परी प्रकट होती है और परेशान मीरा से बोलती है, मीरा, तुम चिंता मत करो, पतीले के जाने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। तुम किसी और चीज का इस्तेमाल करके पुलाव बना लो। इतना बोलकर परी गायब हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ सपना और कुंदन उस पतीले को आग के चूल्हे पर रख देते हैं और उसमें थोड़े से चावल डालकर उसके पकने का इंतजार करते हैं। थोड़ी देर चूल्हे पर पतीला रखने के बाद सपना बोलती है, क्या बोलते हो कुंदन, बन गए होंगे पुलाव? इतने सारे पुलाव बनने में समय लगता है, थोड़ी देर और रहने दो। वो दोनों पुलाव बनने का इंतजार करते हैं। दूसरी तरफ मीरा बड़ा पतीला ना होने पर अपने घर के एक छोटे से पतीले में मुट्ठी भर चावल और पानी डालती है और कुछ देर में वो छोटा सा पतीला भी बने हुए स्वादिष्ट पुलाव से भर जाता है। ये देखकर मीरा खुश होते हुए बोलती है, जादू पतीले में नहीं बल्कि पुलाव में है। अब मैं इस छोटे से पतीले को शहर के अलग अलग जगह लेकर जाऊंगी और सभी जगह भूखे लोगों को खाना खिलाऊंगी। मीरा उस छोटे से पतीले को लेकर शहर की अलग अलग जगह जाती है, जैसे मंदिर, सड़क किनारे, और सभी भूखे जरूरतमंद लोगों को पुलाव खिलाती है। वहीं सपना और कुंदन जब उस पतीले में देखते हैं तो उसमें उनके थोड़े से चावल काले कोयले की तरह जल जाते हैं, जिसके बाद उनको चोरी करके भी सफलता हाथ नहीं लगती। अब मीरा अपने जादुई चावल की बोरी लेकर दूसरे शहर चली जाती है और वहाँ पर पुलाव का ठेला खोलकर अपनी जिंदगी का गुजारा भी करती है और साथ ही जरूरतमंद लोगों को फ्री में खाना भी खिलाती है। और वहीं सपना और कुंदन बस लालच करने के कारण अपने बुरे हालातों में ही पिसते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।